दोस्तों, तो आज का जो अध्याय है वह है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न कोश में मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से अधिक पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो निम्न से अधिक पोषण यानी कि ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ये क्या है, इसका हम विस्तार देखें। तो देखिए, भोजन की रासायनिक ऊर्जा सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, यह ऊर्जा क्या है कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों तक संचरित होती है। ठीक है, यह ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागतिकी के दो भिन्न नियमों पर आधारित है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर और अगले पोषी स्तर के मध्य बड़ी मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऊर्जा की इस हानि का मुख्य कारण ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, जो स्पष्ट करता है कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो सिस्टम में एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, यानी कि प्रणाली में एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम का पालन करता है। इस नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, शेष वातावरण में विनष्ट हो जाती है। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये बीपीएससी का प्रश्न है कि वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वह क्या कहलाता है? तो देखिए, नाम से स्पष्ट है, त्रिक बिंदु। ठीक है, त्रिक बिंदु क्या है कि त्रिक बिंदु दाब एवं ताप का एक ऐसा अनोखा संयोजन है जहाँ पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जैसे कि ठोस, द्रव एवं गैस साम्यावस्था में अस्तित्व में होती है। त्रिक बिंदु वहाँ स्थित होती है जहाँ ठोस तरल, ठोस गैस एवं तरल गैस साम्यावस्था रेखाएं मिलती है। उदाहरण के लिए जल का त्रिक बिंदु तापमान 273.16 केल्विन, ठीक है, तथा दाब 611.657 पास्कल द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह 17वीं में पूछा गया था। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विकिरण कहा जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए विकिरण विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं, विकिरण विधि में क्या होती है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठोस तथा द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस तथा द्रव में क्रमशः चालन और संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो याद रखेंगे कि ठोस में चालन की क्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और द्रव में संवहन विधि द्वारा। अगला है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर, गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरणार्थ, आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल यानी कि लिक्विड गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि किस लिए होता है यह? तो संचालन यानी कि चालन, संवहन एवं विकिरण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि संचालन के द्वारा और संवहन एवं विकिरण के द्वारा। ठीक है, तो ये है। थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन या संवहन एवं विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप पर पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? इसका
क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा कि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। और ये गुप्त ऊष्मा की बात कही जा रही है, इसे आप समझें। देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, तो ये है। अब अगला प्रश्न है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना क्या है, खतरनाक है, क्या है? तो निश्चित तौर पर ही ये ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की ज़्यादा गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए यह ज़्यादा खतरनाक होता है 100 डिग्री पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री पर स्थित वाष्प में जलने में। अगला है, इसका देख ले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा का वह मान है जो उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। ठीक है, तो यह कथन क्या है? ये कथन गलत है। इसमें आपको सही खोजना है, तो एक नहीं होना चाहिए, तो ये तो उत्तर इसका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है बर्फ़ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तो बराबर ये देखें कि बर्फ़ की संगलन है ऊष्मा है। और फिर आगे पढ़ते देखते हैं, वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित, ठीक है, वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। देखिए दोनों तो बराबर, ये गुप्त ऊष्मा बराबर नहीं होगी। बर्फ़ की और जल की गुप्त ऊष्मा अलग अलग होगी और भाप की भी अलग अलग होगी। तो ये दोनों अगर इसको एलिमिनेट कर देंगे तो केवल 3 ऑप्शन जो है बचता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका विस्तार देख लें। देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम वाष्प में लगभग 540 कैलोरी ऊष्मा जो है अधिक होती है। बर्फ़ के संगलन की गुप्त ऊष्मा लगभग 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लगभग 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों जो है गलत है, जबकि कथन 3 जो है सही है। किस प्रकार से? रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि चेंबर में वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली यानी कंडेंसर कॉइल पर ऊष्मा का निरसन होता है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ ध्यान दें कि 1 ग्राम बर्फ़ को जो है वो किस प्रकार से वो देखें। देखिए आपको याद रखना होगा कि गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक, गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फ़ से जल में परिवर्तन हेतु इसका मतलब क्या होगा कि 80 कैलोरी जो है वो चाहिए। जल का तापमान 0 से लेकर 100 तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है 100 कैलोरी होगा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा जो है यहाँ 540 कैलोरी। हाँ, तो कुल मिलाकर अगर जोड़ के देखें तो 80 + 100 + 540। तो आपको याद क्या क्या रखना है? तो सबसे पहले तो हमें यह याद रखना होगा, गलन की गुप्त ऊष्मा ये 80 कैलोरी, ये याद रखना होगा। इसके बाद अगर देखें तो जल का तापमान 0 से 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना चाहिए? तो 100 कैलोरी चाहिए।
और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो ये तीनों को जोड़ देने के बाद 720 कैलोरी इसका उत्तर होगा। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको सूत्र याद रखने चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो ये ज़रूर याद रखें कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से? डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान है वो यहाँ रखेंगे और 9/5 से गुना कर देंगे, 9/5 से, ठीक है, और 32 जोड़ देने से फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न पूछा जाता है, आगे दिया भी होगा कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का जो आंशिक मान होता है बराबर होता है, तो वह -40 है। तो किस प्रकार से? आप डिग्री सेंटीग्रेड में -40 रखें, फ़ारेनहाइट में -40 आ जाए। कैसे? जैसे 9/5 गुने -40 + 32, ठीक है। तो यहाँ देखें 9/5, तो 5 × 8 = 40, ठीक है, तो 9 गुने -8 हो जाएगा और प्लस 32, 9 × 8 = 72, -72 और प्लस 32। इसको आप हल कीजिएगा तो -40 आ गया। इसका मतलब कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर -40 रखा जाए तो फ़ारेनहाइट में भी -40 आ जाएगा। तो ये सूत्र अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे यही है, यही प्रश्न मैं आपको बोल रहा था कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होंगे, तो ये -40 होगा, ठीक है। और कैसे? इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं। देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार रिपीट की गई है, इसे किया गया है, आप देख सकते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं तो -40 पर, ठीक है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो ये 160 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको फॉर्मूला पता होने से आप सब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे कि हमने लिखा था F = 9/5 गुने C + 32, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का कितना है? 2 गुना है। तो इसका 2 गुना है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए 2C, इस तरह से C का मान जो निकाल दीजिए तो वही होगा इस प्रकार से, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे ज़्यादा या कम होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर का तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस से को केल्विन में बदलेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य जो तापमान है वो कितना होता है? 310, ठीक है। 37 को 273 अगर आप जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। मानव शरीर का तापक्रम जो है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं, 36.89 या लगभग 37, ठीक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है तो 36.9। तो इसी तरह से है, आप ये सब आसान प्रश्न है, आप बता सकते हैं, ठीक है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में होता है, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने का जो मान है वो ऋणात्मक होता है। जैसे कि अभी आपने देखना -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आप देख सकते हैं, लेकिन कभी भी -40 केल्विन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये है। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो फॉर्मूला पता है तो आप आराम से इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो है इसी प्रकार से हैं, आप बना सकते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में मान जो है वो कितना होगा? तो ये सब प्रश्न एक ही फॉर्मूला पर आधारित है, आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, F = 9/5 × C + 32, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए पारा को आप जानते हैं कि अमूमन थर्मामीटर में तापमापी में रखा जाता है, लेकिन जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अल्कोहल का जो द्रवणांक है वो निम्नतर होता है, ठीक है। अल्कोहल का द्रवणांक
द्रवणांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक जो है वो काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा एल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी, ठीक है, हिमरोधी का मतलब है एंटी फ्रीज के तौर पर इसका उपयोग होता है। तो आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? तो ये चीज़ है कि स्वचालित इंजन अगर है उसमें हिमरोधी के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के तौर पर किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। ठीक है, अगला प्रश्न, परम शून्य तापमान। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ठीक है, तो ये कितना है? तो ये 0 डिग्री केल्विन है। आपको शुरू में बताया गया है कि 0 केल्विन अगर कहा जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तापमान है इसे ही परम शून्य ताप का कहा जाता है। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा है कि केल्विन का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न कि गर्म करने पर विस्तारण होता है, तो इससे क्या होता है? पदार्थ का घनत्व घटा देता है। निश्चित है कि जब फैलेगा, चीज़ें जब फैलेंगी तो निश्चित है कि घनत्व जो है उसका घटेगा, क्योंकि किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। तो घनत्व क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि गर्म करने पर किसी पदार्थ का आयतन में वृद्धि होती है, तो आयतन जितना बढ़ेगा घनत्व उतना ही जो है वो घटेगा। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है या बढ़ता है? ठीक है, तो देखिए, ढला हुआ लोहा, बर्फ़, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। ठीक है, आयतन में क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। अभी देखिए, अभी जो आपने ऊपर प्रश्न देखा है कि सामान्य गर्म करने पर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, फैलेगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर वो आयतन में सिकुड़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो ढला हुआ लोहा, बर्फ़, एंटीमोनी, बिस्मथ, पीतल, ये सभी। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो गिलास में अगर हम पानी रखा हुआ गिलास में अगर हम बर्फ़ को रखें तो क्या होगा? तो इस तरह से प्लवित होते हैं। चलिए, 2 सिचुएशन दी गई है, P और Q। इसमें देखिए, समय की दृष्टि से 2 द्रवों P और Q के जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये उतार चढ़ाव का जो है आरेख यहाँ पर दिया गया है कि समय के साथ किस प्रकार से ये गर्म होता है। तो इसमें क्या सही क्या है वो दिखाना है। अभी देखिए, ये देखने से स्पष्ट हो जाएगा। पहला क्या दिया है कि तापन प्रक्रिया में द्रव P जो है द्रव Q के तुलना में सदा उष्णतर रहा। ठीक है, ये तो ऐसी बात नहीं है, हमेशा तो उष्णतर तो नहीं रहा। देखिए, कभी कमा भी था। ठीक है, Q जो है, P जो है, P क्या है कि कमा भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रव का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सा है। P का तापमान Q की तुलना में 100 डिग्री पर तेज़ी से पहुँचा। P का तापमान बोला कि P का जो है जल्दी से पहुँचा नहीं। देखिए, समय अधिक लग रहा है तो जल्दी से कैसे पहुँचा? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये भी गलत होगा, तो ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट में होता क्या है? तो देखिए, इसका इस्तेमाल होता है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मिस्टर एक प्रतिरोधक जो तापमान के साथ प्रतिरोध परिवर्तित करता है। इसकी सहायता से यथेष्ट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित
स्थिर करने का कार्य करता है, इससे ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है, ये होता है। अगला है कि थर्मोस्टेट संबंधित है किससे, तो तापक्रम से संबंधित है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक है, अगला है ताप अस्थायी, वही थर्मोस्टेट की बात हो रही है। डैश स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, तो टेम्परेचर यानी कि तापमान स्थिर बनाए रखने का साधन है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, एक समान तापक्रम जो है वो बनाए रखना। ठीक है, अगला है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित टेम्परेचर कितना है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सबसे सुरक्षित तापमान है। ठीक है, 40 डिग्री से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य जो है तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सबसे अधिक रहता है, इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र यानी कि डेंजर जोन कहा जाता है। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री के रखने के स्थान का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित किया गया है। चूँकि यह परिसीमा 4 डिग्री के अंदर है, इसलिए विकल्प ए जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला है कि जब क्या है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा आता है तो कुरकुरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, आर्द्रता कम होती है तो जो नमी है बिस्किट की वो अवशोषित हो जाती है, इसलिए वह कुरकुरा हो जाता है। आधुनिक फास्ट फ्रीजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है, जिससे फ्रिज के भीतर की आर्द्रता अतिरिक्त जो आर्द्रता है वो अवशोषित होकर बर्फ़ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव के रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने से वे कुरकुरे हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बनाता है, बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बनाता है। बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिससे पेय जो है वो ठंडा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कथन सही है और दोनों जो है वो एक दूसरे का क्या है सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए 39वां नंबर प्रश्न है, लिखा है कि बड़े शीत गृहों संयंत्र प्रशीतकों यानी रेफ्रिजरेटर जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू जो प्रशीतक होते हैं रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, उसमें CFC का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका कथन ये दिया हुआ है और कारण क्या दिया है, ये कारण है कि अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है वो ए सही है, आर गलत है। किस प्रकार से इसका विश्लेषण देखें तो देखिए कथन ए सही है जबकि कारण जो है आर गलत है, क्योंकि अमोनिया को द्रवित करने के लिए निम्न दाब नहीं अपितु परिवेश तापमान पर उच्च दाब तथा परिवेश ताप की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होती है। बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा ये कि ए और आर दोनों सही है। देखिए यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होता है, क्योंकि बर्फ़ क्या है एक दुर्बल चालक है। तो ये जो है स्पष्टीकरण भी है, आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी है। खाद्य पदार्थ एवं बर्फ़ की ट्रे से निष्कासित जलवाष्प तथा नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर बर्फ़ एकत्रित हो जाती है। यह बर्फ़ फ्रिज की कार्यक्षमता एवं शीतलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई भी बढ़ती है। क्या लिखा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या है, बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि तापीय प्रसार के कारण शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु
वलय के चित्र जो है इस प्रकार से दिए, गोलक है और दूसरा क्या है, वलय है। ठीक है, दोनों को आप ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा, तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास जो है वो बढ़ जाता है। तो ये है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न है, केवल आपको यह समझना है कि किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसका एक्सपेंशन होता है, तो उसका प्रसार बढ़ता है। ठीक है, तो ये है। अगला है कि दो धातुओं ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ए बी के साथ। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाता है तो यह रूप ग्रहण कर लेती है। तो किस प्रकार का रूप ग्रहण कर लेगी वो देखिए। अब देखिए इसको किस प्रकार से गर्म किया गया है, तो देखिए जिधर से गर्म किया जाएगा, ठीक है, गर्म करने पर ए जो है बी से अधिक फैलती है। गर्म इस प्रकार से किया गया तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मुड़ाव जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो द्विधात्वीय जुड़ी हुई पट्टी को गर्म करने पर जो धातु अधिक प्रसार होती है वह बाहर की ओर रहती है। गर्म करने पर जुड़ी हुई पट्टी उत्तल रूप ग्रहण कर लेती है तथा उससे अधिक बढ़ने वाली धातु की पट्टी ऊपर की ओर रहती है। इस प्रकार प्रश्नगत जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें वह उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को जब एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसे बाद में स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा जो है वो अधिक गर्म लगता है। ठीक है, इसमें फिर इसका कारण दिया हुआ है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, तो ये दिया हुआ है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा कि सही दोनों है। ठीक है, तांबे का घनत्व जो है कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये दोनों सत्य है। और इसके अलावा यह भी है कि तांबे के टुकड़ा को तथा कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है और उसको बाद में स्पर्श किया जाए तो तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े से अधिक गर्म लगता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए इसका रीज़न जो है वो चूँकि तांबा कांच के अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है। ठीक है, इसलिए समान तापमान पर तांबा और कांच के टुकड़े को गर्म करने पर तांबा अधिक गर्म लगता है। साथ ही तांबा का घनत्व जो है लगभग 8,920 से 8,960 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा कांच का घनत्व सामान्यतः लगभग 2,200 से 2,800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है, तथापि यह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर जो है इसका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे के गुटका जो है वो ठंडा लगता है, क्योंकि क्या रीज़न है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, लकड़ी की तुलना में ऐसा इसलिए है। अगला प्रश्न है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या है, वो भी बढ़ जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनसे एक अभिकथन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभिकथन क्या है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, और कारण क्या है, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर क्या है कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसका हम स्पष्टीकरण देखें। देखिए किसी विशेष तापमान पर वायु द्वारा जलवाष्प की कुल मात्रा को धारण करने की क्षमता की तुलना में उस तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की माप ही सापेक्षिक आर्द्रता है। वायु में जितना अधिक जलवाष्प होता है किसी दिए गए तापमान पर, उसमें सापेक्षिक आर्द्रता उतनी ही अधिक होती है। तापमान के परिवर्तन होने पर सापेक्षिक आर्द्रता में भी काफ़ी
परिवर्तन होता है। भले ही वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा समान बनी रहे, वायु के तापमान में कमी होने पर सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है, जबकि तापमान में वृद्धि होने पर सापेक्षिक आर्द्रता घटती है। स्पष्ट है कि अभिकथन ये सत्य है। वायु की प्रति इकाई में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तापमान में वृद्धि से अधिक वाष्पीकरण होता है और वायु में जल वाष्प की निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला दिया है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम जो है वो नियंत्रित करते हैं, तो सही है, ये सही है। अगला है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो ये बात ये जो है ये गलत है। ठीक है, दोनों आर्द्रता नियंत्रित नहीं करते हैं, दोनों तापक्रम जरूर नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला इसमें है कथन कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर जो है आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, तो ये है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, तो ये भी सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी कि एयर कंडीशन क्या नियंत्रित करता है? तो आपने अभी पढ़ा कि केवल आर्द्रता और तापक्रम जो है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होती है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो इस पर डिपेंड होती है वो है वाष्पन शीतलन। ठीक है, डेजर्ट कूलर वाष्पन शीतलन के कारण वायु को शीतल करता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान पानी वायु से ऊष्मा लेती है जिससे वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी वायु कमरे में प्रसारित होने पर कमरे के तापमान को कम कर देती है। अगला प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस का ही प्रयोग होता है जिससे कमरे या अन्य स्थानों को ठंडा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी सूखना मुश्किल हो जाएगा, तापमान जितना अधिक होगा सूखना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो देखिए 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि कम आर्द्रता अधिक तापमान पर गीले कपड़े जो है सबसे जल्दी सूख जाएंगे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ठीक है, क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जमाव बिंदु घट जाता है। पानी में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रव्यों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ़ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, अगला है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे? पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु देखें तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। कैसे बढ़ेगा? क्या क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक बिंदु जो है वो घटेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साधारण नमक में अगर मिला दे, माने पानी में साधारण नमक मिला दे तो क्वथनांक का अर्थ क्या होता है? क्वथन होना। ठीक है, माने क्वथनांक जो है बढ़ने का मतलब यह है कि और अधिक तापमान लगेगा क्वथन होने में। ठीक है, और जमाने में जो है वो जमाना जो है उसको क्या होगा कि घटेगा, मतलब कि उसको जमाना जो है हिमांक बिंदु जो है और घट जाएगा, मतलब और कठिन हो जाएगा, दोनों कठिन हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। खैर, नीचे एक एसर्शन कथन दिया गया है, देखें, ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ठीक है, कारण ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है। ठीक है, देखिए ये दाब की बात है, ये तापमान की बात नहीं है। तो हालांकि कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही स्पष्टीकरण नहीं है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक
ठीक है। इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। और पानी में नमक मिलाने से क्या है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है, तो सिल्वर कोटिंग होता है, ठीक है। सिल्वर प्लेटिंग लगा करके पेय पदार्थों को गर्म किया जाता है। अगला है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग जो है ऊष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है, क्योंकि ऊष्मा परिवर्तित होने से हमें गर्मी कम लगती है, ठीक है। चलिए अगला है कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जाड़े में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, ठीक है। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ये आप देखें तो ये भ्रामक है, लिखा है कि जाड़ों में पहनने वाले हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, गर्मी में देते हैं, ठीक है। ये गलत है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग के ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों कथन सही है, और आर जो है एक का स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सतह पर स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करता है। ये वातावरण के तापमान पर भी और वातावरण के नमी पर, ठीक है, दोनों पर निर्भर करता है। शरीर की सतह पर जो पसीना बहना द्वारा जल की हानि वातावरण के तापमान और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में। मानवों में पसीने का मुख्य उपयोग जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 15 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीना के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है, पंखा चलने पर यह पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या हो, उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है, ठीक है, निम्न आर्द्रता से, ठीक है। शुष्कता दशा किससे है? निम्न आर्द्रता से। जैसे कि आप कहीं किसी क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ मौसम सूखा सूखा होता है। आप बिहार में जाइए तो मौसम काफ़ी शुष्क होता है, लेकिन वही अगर नॉर्थ ईस्ट में या कलकत्ता में आएँ तो यहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिहार जो है शुष्क प्रदेश है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। तो मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है क्योंकि शरीर से निकलने वाला निकला पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही हमें ठंडी का आभास होता है। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? तो ऊष्मा शोषक क्रिया, ठीक है। स्वेद वाष्पन ऊष्मा शोषक यानी कि एंडोथर्मिक क्रिया है। इसमें शरीर की ऊष्मा स्वेद के रूप में वाष्पित होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा शोषित की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यह भी कथन और कारण है। तो मानव त्वचा से पसीना का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट करता है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ये तो होगा, ठीक है। और जो है ये भी उत्तर यहाँ पर देखें तो यह भी उत्तर सत्य होगा कि मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट करता है, ठीक है, क्योंकि तापमान को संतुलित करता है गर्मी में। तो ये दोनों सत्य है, लेकिन व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है?
तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, मिट्टी के घरण की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण घरे की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होती है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। ठीक है, अगला देखिए, तो एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? ठीक है, तो देखिए दोनों का तापांतर देख लेते हैं। तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे वह देखें। दोनों का जो अंतर है वो आप देख सकते हैं, 48 और 95 का जो फ़र्क है। ठीक है, ये देखिए 48 और 95 का जो फ़र्क है वो 47 है। ठीक है, और इसी प्रकार से 71 और 24 का जो फ़र्क है 47 है। तो इसलिए अगला प्रश्न है कि एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है। फिर वही 75 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो इस प्रकार से ब्रेड के हिसाब से आप जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे 15 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लगा? 25 सेकंड। तो इसी प्रकार से उतना ही ठंडा होने में फिर 25 सेकंड लगेगा। तो ये है। तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार देखें तो किसी तप्त पिंड द्वारा ऊष्मा ह्रास की दर उस पिंड द्वारा तथा उस परिवेश के ताप आधिक्य के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह केवल तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार देखें तो dt इस तरह से आप देख सकते हैं, स्मॉल d और कैपिटल D है। ये कैपिटल T जो यहाँ देख रहे हैं, ये वाला ये जो आप देख रहे हैं समय t पर तापमान। ठीक है, और Ts जो है यहाँ पर पिंड के परिवेश का तापमान। K जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखिए, चूँकि प्रश्न पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मोटे तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अगला है कि हीट वेव के संबंध में बात की जा रही है। 69वीं का प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसे देखिए, हीट वेव के संबंध में इस पर विचार करना है। तो लिखा है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है, ये मैदानी इलाकों की बात की जा रही है। और दूसरा है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान जो है कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पहुंच जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन जो है वो गलत है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, गुणात्मक रूप से हीट वेव या लू वायु के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के संपर्क में आने से उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मात्रात्मक रूप से इसे किसी क्षेत्र या वास्तविक तापमान या सामान्य से उसके विचलन के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो देखिए ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो है मैदानी क्षेत्रों के लिए, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो ये उल्टा दिया गया, इसलिए गलत है। हाँ, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखें, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था नमक मिलाने के बाद तो क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ जाता है, तो यहाँ यह कथन सत्य होगा। अगला है, किसी विलयन में विलेयों को योग से इसका जल विभव जो है वो बढ़ जाता है। जितना विलेय बढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो है बढ़ेगा। यह जो है वो गलत है, यह कथन जो है वो गलत है। इसमें है कि किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, यह कथन सत्य है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका
जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। तो इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। लिखा है जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल के वाष्पन की दर को कम कर देते हैं। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। ठीक है, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाने पर परासरण दाब जो है के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल विभव बढ़ता नहीं अपितु घट जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये कथन गलत था। चलिए अगला है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाता है। तो ये है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। इसी कारण से ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। अगला प्रश्न है, कथन में है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब जो है वो बढ़ता है। तो इसका उत्तर जो है वो ए सही है, आर गलत है। इसका विश्लेषण हम लोग देखें तो पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता है। वायु के घटते दाब के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। इस प्रकार से कथन ए जो है वो सही है, आर गलत है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, कमरे के सामान्य तापक्रम एवं वायु दाब में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसे 5 मिनट तक उबाले या 25 मिनट तक वायु दाब पानी के क्वथनांक मान को प्रभावित करता है। वायु दाब के परिवर्तित होने पर उबाल बिंदु यानी क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायु दाब होने पर उबाल बिंदु का मान तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायु दाब की दशा में उबाल बिंदु का मान तथा ऊष्मा की मात्रा घटेगी। प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्यतः कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है। इसलिए इसी कारण से इसमें पानी का लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, फलतः इसमें अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पहाड़ों पर कम वायु दाब के कारण सामान्यतः वातावरण में पानी थोड़े कम तापमान पर उबलता है और इसमें ऊष्मा कम होती है, इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग अत्यधिक लाभदायक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक वही प्रश्न है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है, क्यों कम समय में पकता है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। फिर वही प्रश्न कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बनता है, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, वाष्प उबलते पानी को पानी से कम गर्म होती है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, नीचे एक कथन दिया गया, देखिए प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है, एबोनाइट मजबूत होता है। ठीक है, देखिए दोनों कथन सत्य है, लेकिन व्याख्या इसकी जो है नहीं है। ठीक है, तो खाना बनाने में बर्तन जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट उसमें कुचालक होते हैं, एबोनाइट जो है मजबूत पदार्थ होता है। ये अगला प्रश्न है कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ढक्कन के स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर, ज्वाला के तापमान पर, ढक्कन के भार पर, ये किस पर डिपेंड करता है? तो इसका सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो ये 1 होगा और 3 होगा। कैसे? इसका विश्लेषण देखिए प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना पकाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान तक गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक होता है। प्रेशर कुकर में दाब और खाना पकाने का तापमान ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। ठीक है,
फिर उसके बाद है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने नहीं दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होती है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा से अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जल का स्तर क्या है, जल का स्तर वही रहेगा। ठीक है, जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहेगा, फलतः पानी का स्तर वही रहेगा। अगला प्रश्न है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें यानी क्लाउडी नाइट्स जो है वो अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें अधिक गर्म होती हैं। ठीक उसी तरह का प्रश्न है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। फिर उसके बाद है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ उच्च अवशोषण होता है, इसके तापन प्रभाव होता है। ये तो दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें इसका विश्लेषण देखें तो निम्न ऊंचाई पर स्थित एवं घने बादल मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं एवं पृथ्वी की सतह को शीतल रखते हैं, जबकि ऊंचाई पर स्थित एवं पतले मेघ मुख्यतः आने वाले सौर विकिरण को संचारित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को रोककर पृथ्वी की तरफ वापस लौटा देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन ही सही नहीं है। चलिए इस पर फिर विचार करते हैं। अगला देखिए, इसका विश्लेषण हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है कि जल भूमि की चट्टानों और मृदा द्वारा प्रदर्शित तापीय गुणों से बहुत भिन्न तापीय गुण प्रदर्शित करता है। तापीय गुणों में यह अंतर महासागरों और भूमि को अलग अलग दरों पर गर्म और ठंडा करने का कारण बनता है, जिससे महासागरों एवं भूमि के बीच महत्वपूर्ण तापमान भिन्नता होती है। महाद्वीप महासागरों की तुलना में गर्मियों में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडे होते हैं। भूमि और जल के ताप और शीतलन का अंतर उनके ऊपर वायु राशियों के तापमान एवं गति को प्रभावित करता है। चूँकि सूर्य तप की एक निश्चित मात्रा के लिए जल की ऊष्मा क्षमता या विशिष्ट ऊष्मा रेत, मृदा या अन्य सामग्रियों की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए जल का तापमान सतह के तापमान की तुलना में गर्मियों में धीरे और कम बढ़ता है और सर्दियों में धीरे एवं कम घटता है। इसी कारण से सर्दियों में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास गर्मियों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी प्रकार कथन जो है वो जो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि श्वसन की दर जो है वो घटा दी जाती है। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फसल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने एवं उसके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण है, इसे देखें। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो देखिए ये ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, किंतु ऊष्मा के कुचालन इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होती है। इस प्रकार जो है ये ए सही है, आर गलत है।
96 में देखिए तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये कथन सत्य है। ठीक है, ताप बढ़ेगा, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा। अगला है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये कथन भी सत्य है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करेगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, कमता नहीं बल्कि क्या होता है, वो बढ़ जाता है। अगला है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होती है, तो ये कथन जो है सत्य है। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या है आप अंततः कमरे को थोड़ा देर गर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये प्रश्न जो है उल्टा समझ में आएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने से उनमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। अगला है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देंगे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, तो वो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कुल मिला के 98 प्रश्न जो है वो ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी वाले अध्याय से हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।